जी, जो मेल इनफर्टिलिटी है वो बेसिकली औरत का हमल ठहरने से लेके और उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी को नॉर्मल चला के और बच्चा डिलीवर होने तक का जो प्रोसेस है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अगर कोई वुमेन हमल ठहरने के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी चला के बच्चा डिलीवर कर दे तो उसको फर्टाइल कहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम बच्चे की नॉर्मलिटीज़ जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसकी जो इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ हैं उनमें ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स हैं, जो ओवम होता है फीमेल के बैज़ादानी से, जिसको अंडा भी कहते हैं, वो नॉर्मली मैच्योर नहीं होता, मैच्योर होकर रिलीज़ नहीं होता। अंडा रिलीज़ होगा तो वो ओवरी से निकल के फ्लोपियन ट्यूब में से होता हुआ स्पर्म्स के साथ मेट करेगा, मिलेगा, जाइगोट बनेगा, वो फिर आगे ट्रैवल करके यूट्रस तक आता है। तो वो या तो मैच्योर नहीं होता या फिर वो रिलीज़ नहीं होता। उसके बाद अगली चीज़ जो हो सकती है वो ट्यूबल ब्लॉकेज है, यानी कि ओवरी से आगे जो ट्यूब है जिसके अंदर से अंडा निकल के ट्रैवल करता है यूट्रस की तरफ, बच्चा दाने की तरफ, उसके अंदर भी अगर कोई ब्लॉकेज हो तो उसकी उससे ज़्यादा कि उसकी मूवमेंट नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और ऑब्वियसली फर्टिलिटी इम्पेयर होगी। आगे यूट्राइन इश्यूज हो सकते हैं जिसमें कि फाइब्रॉइड्स सबसे बड़ा इशू है, बल्कि यूट्रस में बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो प्रेगनेंसी को जितनी भी फीटस की न्यूट्रिशन होती है वो सारी खुद खा जाते हैं और इम्प्लांटेशन के अंदर वो हिंड्रेंस कॉज करते हैं। उसके अलावा जो चीज़ है वो प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन है, वो यूट्रस को ग्रो नहीं करने देता, थिक नहीं होने देता ताकि प्रेगनेंसी आगे चल सके, तो उसमें वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो बाज़ पेशेंट्स को थ्रू आउट उसकी मेडिसिन प्रेगनेंसी में लेनी पड़ती है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो यूट्रस का टिश्यू है वो यूट्रस से बाहर कहीं पाया जाए, उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये भी हार्मोनल इशू है, हार्मोन से ये ठीक हो जाता है। ये ओवरीज में भी पाया जा सकता है, ये ट्यूब में पाया जा सकता है, पेट में किसी और जगह भी हो सकता है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इंक्रीजिंग एज के साथ फर्टिलिटी के चांसेस कम होते जाते हैं, और अगर फर्टिलिटी हमल ठहर भी जाए तो चाइल्ड में एनोमलीज, एबनॉर्मलिटीज़, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, ओबेसिटी है और स्ट्रेस है, उससे फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। पीकॉस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। ओवम के यानी कि अंडे के बैज़ा के मैच्योर होने के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके रिलीज़ होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पीकॉस भी एक कॉज है उसकी इनफर्टिलिटी की। उससे जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। मैं पहले भी कहीं बता चुका हूँ कि ये जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरो मीन्स जिस रास्ते से पेशाब यूरिन आता है, जेनिटल मीन्स जिस रास्ते से बैज़ादानी और आगे दूसरा सिस्टम शुरू होता है। ये दो अलग अलग रास्ते होते हैं। फीमेल में ये दो अलग रास्ते हैं, मेल में पीछे जाके ये अलग हैं, लेकिन फ्रंट पे एक ही रास्ता है। तो होता ये है कि फीमेल को की जो यूट्रस है और वेजाइना है दैट इज़ आइडियल फॉर इन्फेक्शंस, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, ब्लड होता है कि जिसमें इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो गंदे पानी से, वॉशिंग से और यूज़ करने से, नहाने से, इस तरह की चीज़ों से फीमेल को इन्फेक्शन हो सकती है। और ये इन्फेक्शंस असेंडिंग होती हैं। असेंडिंग से मुराद ये है कि ये अगर स्किन पे होगी तो स्किन से पेशाब के रास्ते मिसाने में चली जाएगी, मिसाने से पेशाब की नली में चली जाएगी, उससे गुर्दे में जा सकती है। दूसरी तरफ ये वेजाइना से यूट्रस के अंदर जाएगी, यूट्रस से ये
फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जा सकती है, ओवरी के अंदर जा सकती है और वहाँ से पूरे पेट में फैल सकती है। तो पीआईडी एक जो बड़ी एक मेन कॉज है। अच्छा, उसके बाद ये इन्फेक्शंस क्रॉस होती हैं। क्रॉस से मुराद ये है कि मेल फीमेल को दे सकती है, मेल फीमेल को दे सकता है, फीमेल मेल को दे सकती है। फीमेल में इसकी सिम्टम्स होती हैं जैसे कि लुकोरिया और पेट में दर्द, कमर में दर्द, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, बर्निंग यूरिनेशन, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मेल में इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। होता ये है कि पीआईडी की सिम्टम्स आएंगी, मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, गायनेकोलॉजिस्ट को एंटीबायोटिक लिख देगी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो ही मेल जाएगा फीमेल के पास, वो उसको दोबारा दे देगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि दोनों तरफ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा पीआईडी जो फीमेल की इन्फेक्शंस हैं उनमें मेल और फीमेल को इकट्ठा ट्रीट करना चाहिए, चाहे मेल को कुछ अलामत है या नहीं है। मेल में ये सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक होती हैं, ये यूटीआई या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसलिए उसमें ये उसको ये इन दोनों को इकट्ठा ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें भी जो है वो फर्टिलिटी इफेक्ट होती है थायराइड की बीमारी के अंदर। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं, कीमोथेरेपीज़ हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो हमारे हमल अद्वियात होती हैं, उनसे भी फर्टिलिटी इम्पेयर होती है। फिर है ऑटो इम्यून कॉज। ऑटो इम्यून में APS, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, APLS भी इसको कहते हैं। इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें मल्टीपल अबॉर्शंस, हमारे पास फीमेल आती हैं, हमारे पास उस वक्त आएंगी जब ये उनके ब्लड काउंट्स जो हैं वो मुतासर होंगे, लेकिन उनमें हिस्ट्री होती है मल्टीपल अबॉर्शंस की, यानी कि 10-10, 12-12 अबॉर्शंस की हिस्ट्री होती है। होता क्या है कि ये जो APLS है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी होती है, यानी कि जिस्म में क्लॉट्स बनने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। जो ही हमल ठहरता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चे की ब्लड सप्लाई बहाल होती है, उसकी ब्लड में क्लॉट बन जाता है। वो जब क्लॉट बनता है तो वो बच्चे की ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ब्लीडिंग होती है और बच्चा ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो मीनिंग ये इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन इसका अगर डायग्नोसिस ना हो तो कभी भी जो है वो बच्चा पैदा नहीं होगा। आगे इसकी ट्रीटमेंट में चीज़ें आ सकती हैं, वेट लॉस करें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें और इस तरह की चीज़ें, स्मोकिंग बंद करें और अल्कोहल वगैरह अगर कोई पीता है तो उसको बंद करें। मेडिकेशंस में सबसे पहले तो जो ओव्यूलेशन इंडक्शन का जो होता है प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करना होता है। उसमें कुछ हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन स्टिमुलेटेड दवाइयाँ हैं जैसे क्लोमिफेन है या लेट्रोजोल है, ये देते हैं, तो उससे हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज़ होता है और उससे ओव्यूलेशन इंडक्शन होती है और ओवम जो है वो मैच्योर होता है, नॉर्मल होता है और आगे चलता है, जिसमें तो ये है। फिर आगे अगर किसी की ट्यूबल ब्लॉकेज है तो ट्यूबल पेटेंसी की टेस्टिंग होती है, उसमें डाई इंजेक्ट करके देखते हैं कि उसमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या एक्सरे के ज़रिए कि उसके अंदर से वो डाई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आखिर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो उसमें सर्जरी से उसको रिपेयर किया जा सकता है, तो नॉट ऑलवेज, लेकिन उसको सर्जरी से रिपेयर किया जा सकता है। आगे आ जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जिन मेल्स का स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, 0.5 मिलियन, 0.2 मिलियन, उसमें स्पर्म सीमन को लेके उसको स्पिन करके स्पर्म्स को कंसंट्रेट किए जाते हैं और डेड स्पर्म्स को अलग किया जाता है और जो अलाइव स्पर्म्स हैं उनको अलग किया जाता है, उनको कंसंट्रेट किया जाता है और कंसंट्रेट करने के बाद उनको एक इंजेक्शन टाइप एक डक्ट होती है, उससे फीमेल की यूट्रस के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ से फिर आगे ट्रैवल करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। अगली चीज़ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल फीमेल का एग लेके उसको टेस्ट ट्यूब में
फर्टिलाइज़ करवाते हैं, उसको कुछ दिन इंक्यूबेटर में रखते हैं और उसको इंक्यूबेटर में रख के तो फिर उसको फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। उससे जो अगली चीज़ है वो फिर आगे कुछ ऐसी हैं जो कि सोशल और कल्चरल चीज़ें हैं, जैसा कि एग डोनेशन, किसी का एग लेके किसी का स्पर्म ले लेते हैं, स्पर्म डोनेशन है किसी में, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में इस तरह नहीं है, लेकिन ये वेस्ट में ये चीज़ें कम हैं। और इस तरह सरोगेसी है। सरोगेसी में क्या होता है कि मेल और फीमेल अपना एग देती है, मेल अपना स्पर्म देता है और उसको टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर करके किसी और मदर में इम्प्लांट कर दिया जाता है। मदर किसी और के यूट्रस में, नॉट द एग जिसका होता है उसके यूट्रस में। उसमें ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम होगा जिसमें वो नहीं दिया जा सकता। तो ये इंडिया में बड़ा कॉमन है। बड़े मशहूर एक्टर हैं शाहरुख खान, उन्होंने ऐसे किया है। उन्होंने सरोगेट मदर हायर की और अपनी वाइफ का ओवम लेके, और उनका जो सबसे छोटा बेटा है उसकी बात हो रही, और अपना स्पर्म दे के तो उसको उस हमल को किसी और औरत की यूट्रस में कैरी करवाया गया। और वो उसके ज़ाहिर है कि इसमें दुनिया में तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है, लेकिन ज़ाहिर है कि मुसलमान माशरों में ये चीज़ें उस तरह नहीं हैं। तो उसके बाद ये है कि इसमें जो है कि अगर एब्सोल्यूट इनफर्टिलिटी है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। एडॉप्शन की ऑप्शन जो है वो इख्तियार की जा सकती है। और इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, डिजीज़ हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या कोई जो मैंने ऑटोइम्यून कॉज बताई है वो हैं, तो उनको भी एड्रेस किया जाए तो उससे ये हो सकता है, फर्टिलिटी के इशू को एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ किसी एक कॉज की वजह से, मल्टीपल कॉजेज़ भी हो सकती हैं। उन सारी कॉजेज़ को एड्रेस करना और उनको ट्रीट करने से ही ये मसला हल होगा। थैंक यू वेरी मच।